तो नथिंग फोन 2 ये यूज करने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि ये काफी मेसी स्मार्टफोन है। एक तरफ इसका डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अंडर 25,000 में यूनिक है, तो दूसरी तरफ मुझे कुछ मेजर इश्यूज भी मिले जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। वैसे अब तक इसको टोटल 4 अपडेट मिल चुके हैं और मुझे पता है आप सबसे ज्यादा कैमरा क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस को लेकर डाउटफुल हो, तो इन दोनों ही पार्ट को मैं बहुत अच्छे से कवर करूंगा। और अब OnePlus Nord CE 4 भी लॉन्च हो चुका है, तो उसके अगेंस्ट नथिंग फोन 2 ये अंडर 25,000 में वर्थ इट है या नहीं। डिजाइन से शुरू करते हैं, बिकॉज नथिंग के प्रोडक्ट की हाइप क्रिएट करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। फोन 2A के बैक साइड 2 कैमरा लेंस है और कैमरा मॉड्यूल के अराउंड 3 गिलिफ लाइट मिलती है। एक आर्क शेप में है और 2 स्मॉल सेम साइज की है। नथिंग ने इस बार कैमरा लोकेशन चेंज कर दी है, पहले ये वर्टिकली साइड में मिलता था, अब ये हॉरिजॉन्टली मिडल में मिलता है। हालांकि इसमें फोन 1 एंड फोन 2 के कंपैरिजन में गिलिफ लाइट्स बहुत कम है, लेकिन फोन 2 वाले सभी फीचर्स है। गिलिफ लाइट्स इनकमिंग कॉल के टाइम कुछ इस तरह से ब्लिंक करती है और म्यूजिक एंजॉय करते टाइम भी, और वॉल्यूम अप डाउन करोगे तो कुछ इस तरह का एनिमेशन आएगा। और इसी तरह का सेम एनिमेशन स्टॉप वॉच टाइमर एंड उबर एंड जोमेटो की लाइव टाइम ट्रैकिंग के टाइम भी आता है। और गिलिफ लाइट्स की ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं, साथ ही जहां आपको जरूरत नहीं है वहां इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, बैटरी बैकअप पर असर पड़ता है। वैसे बैक साइड से ये ट्रांसपेरेंट है, तो अदर स्मार्टफोन से ये डिफरेंट एंड यूनिक लगता है। पब्लिक प्लेस में लोग नोटिस भी करते हैं कि ये किस तरह का स्मार्टफोन है। बाय द वे, साइड फ्रेम पर ब्लैक कलर में पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन है, जो नथिंग की कलर थीम के अकॉर्डिंग परफेक्ट लग रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, ये बटन्स मेटल के हैं विद मैट फिनिश, और बटन्स टेक्टाइल है, सॉलिड फील होते हैं। लेकिन साइड फ्रेम में प्लास्टिक मटेरियल यूज किया है और यहाँ भी मैट फिनिश है, तो यूज करते टाइम कॉन्फिडेंट फील होता है कि हाथ से फिसलेगा नहीं। बैक पैनल पर भी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मटेरियल यूज किया है। वैसे प्लास्टिक मटेरियल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, दूर से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि प्लास्टिक है, एकदम ग्लास वाली फील आती है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, ट्रांसपेरेंट बैक पैनल ओवर द साइड फ्रेम चिपकाया गया है। अदर स्मार्टफोन की तरह साइड फ्रेम के अंदर नहीं है। थोड़ा गौर से सुनना, अच्छे से बताता हूँ। साइड फ्रेम से मोबाइल 2 अलग अलग पार्ट में फील होता है, बिकॉज साइड फ्रेम पर मैट फिनिश है, लेकिन थोड़ा आगे जाके बैक पैनल आ जाता है तो वो एकदम स्मूथ लगता है। फिर एक वर्ड में बताऊं तो यूनी बॉडी वाली फील नहीं आती। इसकी वजह से इन हैंड फील एक्सपीरियंस 25,000 वाला बिल्कुल नहीं है। सच बताऊं तो मुझे महंगे प्लास्टिक टॉय वाली फील आ रही थी। वैसे ग्लास बैग देना चाहिए था, लेकिन हर कोई कवर लगाकर मोबाइल यूज करता है, तो फिर ग्लास हो या प्लास्टिक सब बराबर है। और इन हैंड फील की बात कर ही रहे हैं तो एक बात और बता देता हूं कि वन हैंड से मोबाइल यूज करने में दिक्कत आती है, बिकॉज डिस्प्ले साइज ज्यादा है। इसकी डिस्प्ले साइज 6.7 इंच है। मैंने वीडियो शूट आउटडोर में ज्यादा किया है, तो मुझे डिस्प्ले की ब्राइटनेस थोड़ी कम फील हुई। वैसे डिस्प्ले डायरेक्ट सनलाइट में यूजेबल है, और यूजेबल से मेरा मतलब है कि आप नॉर्मल टास्क कर सकते हो, लेकिन जैसे यूट्यूब पर वीडियोस देखना है तो फिर मुश्किल है। जैसा आप देख पा रहे हो, मैंने म्यूजिक प्ले कर रखा है, लेकिन डिस्प्ले इतनी विजिबल नहीं है, बिकॉज ऑन पेपर डिस्प्ले की टिपिकल ब्राइटनेस है 700 नीट्स, HBM ब्राइटनेस है 1100 नीट्स और पीक ब्राइटनेस है 1300 नीट्स। लेकिन इंडोर में डिस्प्ले इनफ ब्राइट फील होती है। डिस्प्ले की क्वालिटी भी एकदम परफेक्ट है, किसी भी एंगल से देखो सब कुछ सही दिखता है। और YouTube पर 4K में वीडियो देख सकते हैं, काफी स्मूथ एक्सपीरियंस रहा, वीडियो अटक अटक कर नहीं चलती। और इसकी डिस्प्ले बेजल्स थिन एंड सिमेट्रिकल है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज आज के टाइम पर लगभग सभी ब्रांड्स इस प्राइस के आसपास दे रही है। डिस्प्ले के कलर्स अच्छे हैं, मुझे किसी तरह की कोई कमी फील नहीं हुई। और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स है, लेकिन डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं है। आवाज काफी लाउड है और ऐसा लगता है कि सामने से आवाज आ रही है, और ऐसा फील नहीं होता कि एक साइड से आवाज ज्यादा आ रही है, एक साइड से आवाज कम आ रही है। आपको 360 साउंड फील होगा। बाय द वे, ये 1084x2412 पिक्सल रिजोल्यूशन वाली फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले है। डिस्प्ले 30 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तक जाती है और 240 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट है। डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर भी है, जो एक अच्छी बात है। तो डिजाइन के बाद अगर इस फोन में कुछ यूनिक है तो वो है UI एक्सपीरियंस। आप चाहे 30,000 तक का स्मार्टफोन खरीद लो, इस जैसा क्लीन एंड यूनिक UI नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे सैमसंग एंड OnePlus भी क्लीन UI देते हैं? नो। रिसेंटली OnePlus Nord CE 4 लॉन्च हुआ है, उसमें 3 से 4 ब्लोटवेयर ऐसे हैं जो बिल्कुल फालतू है, और सैमसंग का तो इससे भी बुरा हाल है। इनके सबसे महंगे मोबाइल S24 अल्ट्रा में भी एड आ रही है। अगर मोटरोला की बात करें कि वो क्लीन UI देता है तो फिर भी ठीक है, लेकिन उसमें कुछ यूनिक नहीं है। लेकिन नथिंग OS अदर OS से डिफरेंट एंड यूनिक है, और नथिंग फोन 2A के अंदर फोन 2 वाला सेम UI एक्सपीरियंस है। यहाँ फ्लेक्सिब एंड बजट UI वाला डिफरेंस नहीं है जैसा सैमसंग करता है। इसकी नथिंग आइकन स्टाइल और टेक्स्ट यूनिक है, और इसमें विजिट्स भी बहुत सारे मिलते हैं। इतने सारे
विजिट्स मैंने अभी तक किसी भी ओएस में नहीं देखे। इसमें आप होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हो, यूजफुल विजिट्स ऐड कर सकते हो और साइड से बैक करने पर ये ब्लैक एरो शो होता है जो अपने आप में थोड़ा डिफरेंट लगता है। वैसे इसमें एआई वॉलपेपर भी जनरेट कर सकते हैं। मैंने कुछ कॉम्बिनेशन ट्राई किए हैं, ये कुछ अलग ही जनरेट कर देता है लेकिन वॉलपेपर्स अच्छे हैं। और एक सबसे अच्छी बात, अगर आपको एप्स के नॉर्मल कलर आइकन अच्छे लगते हैं तो आप इजीली नथिंग आइकन से स्विच कर सकते हैं नॉर्मल आइकन्स पर। लेकिन एक जरूरी बात, प्ले स्टोर से नथिंग आइकन पैक जरूर डाउनलोड कर लेना, फिर सभी एप्स नथिंग स्टाइल में आ जाएंगे। वैसे मैं नथिंग ओएस पहली बार एक्सपीरियंस किया हूँ, मुझे बहुत पसंद आया, कुछ डिफरेंट है। तो अब बढ़ाई बहुत हो चुकी है, अब इसके कुछ मेजर इश्यूज सुनो। परफॉर्मेंस से शुरू करते हैं। नथिंग ने इस बार क्वालकॉम चिप यूज नहीं करी है। फोन 1 एंड फोन 2 में स्नैपड्रैगन क्वालकॉम चिप थी और इस बार फोन 2A में मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 प्रो 4 नैनोमीटर पर बेस्ड चिप दी है और इसके टोटल 3 वेरिएंट है जो सिर्फ नाम के हैं। सभी वेरिएंट्स में ऑलमोस्ट इक्वल परफॉर्मेंस मिलती है और ये मैंने पहली बार देखा है कि कोई चिप के 3 वेरिएंट है और तीनों में सेम ऑलमोस्ट इक्वल परफॉर्मेंस मिलती है। लेकिन इस चिप से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि ये सेम चिप अदर ब्रांड्स के स्मार्टफोन में भी मिलती है, लाइक Redmi Note 13 Pro Plus, Vivo T2 Pro, iQOO Z7 Pro एंड iQOO G9 और इन सभी स्मार्टफोन से नथिंग फोन 2A का AnTuTu स्कोर कम आता है। लेकिन नथिंग ने अपनी ऑफिशियल साइट पर 7.4 लाख AnTuTu स्कोर दिखा रखा है जो एक्चुअल में 7 लाख से बहुत कम है और परफॉर्मेंस में कमी प्रैक्टिकल यूज में भी फील होती है। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपको गेमिंग नहीं करनी, लेकिन आपको कैमरा एप्लीकेशन तो यूज करना ही होगा। इसमें फोटो फास्ट क्लिक नहीं होती, जल्दी जल्दी फोटो क्लिक करोगे तो भी कम फोटोज क्लिक करता है। चलो मान लेते हैं कि ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक बार में इतने सारे फोटोज क्लिक नहीं करोगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इमेज प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लेता है। इतना टाइम इमेज प्रोसेसिंग में शायद ही कोई स्मार्टफोन लेता होगा जो 2023 या 2024 में लॉन्च हुआ है इस प्राइस के ऊपर। और किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करो थोड़ा स्लो फील होता है, लेकिन कभी कभी मेनली कैमरा एप्लीकेशन ओपन करते टाइम थोड़ा सा जिटर फील होता है। और गेमिंग के अंदर भी हालत अच्छी नहीं है, 40 FPS से ऊपर ये जाता ही नहीं है। चाहे आप गेम में फाइट ना कर रहे हो उस टाइम पर भी ये 40 FPS के नीचे ही रहता है। तो कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं, ज्यादा कुछ खास एक्सपेक्टेशंस मत रखना। देखो ये कोई गेमिंग स्मार्टफोन नहीं है, नथिंग की शुरू से आदत रही है, चाहे फोन 1 हो या फोन 2, वो अपने प्राइस सेगमेंट में बजट प्रोसेसर डालते हैं। फोन 2A में नॉर्मल डेली टास्क करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा स्लो फील होगा अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस वाले स्मार्टफोन से स्विच करोगे तो। नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी है, 13 5G के बैंड से। मैंने BGMI इंस्टॉल किया था, 2 मिनट में इंस्टॉल हो गया था। वैसे इसमें Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है और ओनली 2 सिम लगा सकते हैं, हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है, मतलब मेमोरी कार्ड यूज नहीं कर सकते। तो स्टोरेज वेरिएंट सोच समझ कर लेना। बाय द वे इसमें LPDDR4X रैम है और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। तो स्टोरेज टाइप में भी कॉस्ट कटिंग करी गई है, यहाँ पर UFS 3.1 देना चाहिए था। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 मिलता है और 3 साल तक के फीचर ड्रॉप एंड एंड्रॉइड अपडेट मिलेंगे और 4 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे, जो एक अच्छी बात है। बिकॉज रिसेंटली अभी OnePlus Nord CE4 लॉन्च हुआ है, उसके अंदर 2 साल तक के ही एंड्रॉइड अपडेट मिलने वाले हैं। इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है विद 45 वोल्ट पावर चार्जिंग सपोर्ट और इसमें USB Type-C 2.0 पोर्ट दिया गया है, सस्ता वाला। और एक सबसे बड़ी दिक्कत, बॉक्स में चार्जर नहीं है, आपको 2500 से 3000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम हम भी फेस कर रहे हैं। कंपनी वालों को समझना चाहिए कि हर किसी के पास 45 वोल्ट का चार्जर नहीं होगा। बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2020 के आसपास स्मार्टफोन बाय किए थे और अब अपने स्मार्टफोन को अपग्रेड कर रहे हैं, तो उस टाइम पर 45 वोल्ट का चार्जर तो इतना चलता ही नहीं था। तो सिंपल सी बात है, जिनका ये फर्स्ट स्मार्टफोन है उनको चार्जर की नीड है। और इसका रिजल्ट देख लो, फ्लिपकार्ट पर नथिंग का 45 वोल्ट का चार्जर लास्ट 30 दिन में 5000 से ज्यादा लोगों ने खरीदा है। और नथिंग का ये 45 वोल्ट का चार्जर कुछ टाइम पहले आउट ऑफ स्टॉक था, अभी अभी अवेलेबल हुआ है। तो अब थोड़ा एक्टिव रहना। कैमरा क्वालिटी की हकीकत बताता हूँ। ऑन पेपर इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस मिलता है विद OIS और 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड सेंसर है। इससे मैक्सिमम 4K 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और 1080p में 60 FPS का ऑप्शन मिलता है। और फ्रंट कैमरा है 32 मेगापिक्सल का, इससे 1080p 60 FPS तक की मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैमरा UI क्लीन है, फालतू के कोई भी एक्स्ट्रा फीचर नहीं है, ओनली काम के फीचर्स है। वैसे कैमरा यूज करते टाइम फ्लैश लाइट के अलावा ग्लिफ लाइट भी ऑन कर सकते हैं। इसमें बाय डिफॉल्ट कैमरा सेटिंग 12 मेगापिक्सल पर सेट रहती है, 50 मेगापिक्सल का ऑप्शन भी है और मैंने मैक्सिमम फोटोज 12 मेगापिक्सल पर क्लिक करी है। फोटो क्वालिटी की बात करें तो बैक कैमरा की डायनामिक रेंज अच्छी है, कलर
कलर्स भी नेचुरल आते हैं। समटाइम बहुत अच्छी फोटोज कैप्चर करता है, लेकिन समटाइम फोटो में व्हाइट टोन ऐड कर देता है। लाइक ये फोटो देखो, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसमें पूरी फोटो पर व्हाइट टोन है। और अब ये फोटो देखो, इसमें कलर एकदम बैलेंस है। और इसी तरह से ये एक और सैंपल देखो, इसमें भी सेम सा ही है। एक फोटो में व्हाइट टोन ज्यादा है, दूसरे में व्हाइट टोन नहीं है। और 12 मेगापिक्सल एंड 50 मेगापिक्सल की फोटो में कुछ खास फर्क नहीं है, दोनों में कलर टोन भी ऑलमोस्ट सेम सी है। पोर्ट्रेट फोटोज की बात करें तो मेरे हिसाब से काइंड ऑफ डिसेंट है। थोड़ा बुके इफेक्ट में दिक्कत है, लाइक यहाँ हेयर्स को ब्लर कर दिया है, लेकिन क्लोज शॉट में बुके इफेक्ट परफेक्ट एंड नेचुरल आता है। अल्ट्रा वाइड की बात करें तो डायनामिक रेंज अच्छी है, लेकिन 1x पर स्विच होते ही कलर टोन वार्म टोन से कूल टोन में आ जाती है। और बहुत ही रेयर केस में 1x पर ये फोकस लूज कर देता है, लाइक दिस। और ये फोटो है 2x जूम के ऊपर। तो बैक कैमरा फोटोज के मामले में ये कंसिस्टेंट नहीं है। सेल्फी की बात करें तो ये यहाँ भी कंसिस्टेंट नहीं है। जैसे ये फोटोज कितनी अच्छी आई है, लेकिन स्किन पर रेड टोन ऐड कर देता है। और ये कुछ फोटोज एकदम बेकार आई है, बिल्कुल यूजलेस है। फोटोज बहुत ज्यादा नॉइसी है, जबकि ये डे लाइट में कैप्चर करी हुई फोटोज है, ना कि नाइट में। और ये नॉर्मल सेल्फी एंड पोर्ट्रेट मोड की फोटोज में कंपैरिजन भी देख लो, फोटोज अच्छी है। और सन के अपोजिट लाइट फ्लेयर्स आती है, बिल्कुल खराब हो जाती है फोटोज। बैक कैमरे से नाइट में फोटोज की क्वालिटी अच्छी आती है, लेकिन यहाँ भी कंसिस्टेंट नहीं है। लाइक इस फोटो में फेस पर बहुत ज्यादा लाइट है, और दूसरी फोटो में लाइट को बहुत अच्छे से बैलेंस किया है। अब वीडियो क्वालिटी की हकीकत देखो। अभी नथिंग फोन 2A के माइक्रोफोन की ही आवाज़ है, तो आप देखो कितनी ऑडिबल है। और यहाँ पर सनलाइट को ये ठीक से बैलेंस नहीं कर पा रहा है। वैसे ये अब 1080p 60 fps में शूट हो रहा है, और वो था 1080p 30 fps में। काफ़ी स्मूथ है, लेकिन लाइट फ्लेयर्स इसमें भी आ रही है, जैसे सन के अपोजिट देख रहे हो, लाइट फ्लेयर्स तो आ ही रही है। लेकिन अपडेट के बाद सेल्फी कैमरा रिकॉर्डिंग में बहुत हद तक लाइट फ्लेयर्स कम हो चुकी है, और बैक कैमरे से 4K 30 fps तक की मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सनलाइट में कलर्स सच में बहुत नेचुरल और अच्छे आते हैं। डायनामिक रेंज भी अच्छी है। और अब एक फ्रेम में बहुत सारे कलर्स देखो। ये रोड ट्रैफिक वाली वीडियो 1080p 30 fps में कैप्चर करी है। आपको इस वीडियो से आइडिया लग रहा होगा कि ये कलर्स किस तरह के कैप्चर करता है, नेचुरल ही है लगभग। तो मेरे हिसाब से आपको आइडिया लग गया होगा कि कैमरा क्वालिटी कहां पर स्टैंड करती है। इसमें NFC का सपोर्ट है, IP54 रेटिंग मिल जाती है, लेकिन 3.5 mm जैक नहीं मिलता। हैप्टिक फीडबैक की बात करें तो हैप्टिक्स ठीक ठाक है, ज्यादा फ्लेक्सिबल लेवल वाले भी नहीं है और ज्यादा लो बजट वाले भी नहीं है। वॉल्यूम अप डाउन में कोई भी वाइब्रेशन हैप्टिक नहीं है। इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो स्लो है, और कभी कभार तो ये रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। तो इसमें जो भी दिक्कतें हैं मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। नंबर 1, फिंगरप्रिंट सेंसर स्लो है, कभी कभी ये काम नहीं करता। मे बी ये अपडेट के बाद फिक्स हो जाएगा। नंबर 2, डिस्प्ले ब्राइटनेस आउटडोर के हिसाब से कम फील होगी। नंबर 3, कैमरा क्वालिटी में कंसिस्टेंट नहीं है और इमेज प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। नंबर 4, आप ओनली 2 सिम यूज कर सकते हो, हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है, मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते। नंबर 5, सबसे बड़ी कमी, बॉक्स के अंदर 45 वोल्ट का चार्जर नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी 45 वोल्ट का चार्जर है तब तो अच्छी बात है, नहीं फिर आपको 2,500 से 3,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और 30 वोल्ट का चार्जर है तो भी ये बहुत स्लो चार्ज होता है, रैपिडली चार्ज नहीं होता। और नथिंग खुद स्टॉक आउट की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो व्हाइट कलर मिलना थोड़ा मुश्किल है, आपको ब्लैक कलर बाय करना पड़ेगा मजबूरन। इसका व्हाइट कलर ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू ब्लैक कलर। ब्लैक कलर में ट्रांसपेरेंट वाली फील नहीं है और वो बहुत डार्क है। तो आप कुछ कमेंट करो, उससे पहले एक फाइनल बात, देखो हर स्मार्टफोन में कुछ ना कुछ कमियां होती है, इसके अंदर भी कमियां हैं, और मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया है। जो एक्चुअल में प्रॉब्लम मुझे फील हुई है, मैंने सिर्फ वो ही आपके साथ शेयर करी है। अगर आप इन सब प्रॉब्लम के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो ये एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। इतनी चीप प्राइस के ऊपर आपको इतना अच्छा UI एक्सपीरियंस किसी स्मार्टफोन में नहीं मिलेगा, और इसका यूनिक डिजाइन कभी भी आउटडेटेड नहीं होगा, और हर कोई गेम नहीं खेलता। और इसका कैमरा क्वालिटी थोड़ा बेकार है, आपको कैमरा को समझना होगा। समटाइम बहुत अच्छी फोटोज निकाल कर देगा तो कुछ टाइम बहुत बेकार। वैसे नथिंग फोन 2A के बेस वेरिएंट 8/128GB की प्राइस है 24,000, और इसके जस्ट अपर वेरिएंट 8/256GB की प्राइस है 26,000, और जो इसका हायर वेरिएंट है 12GB रैम के साथ उसकी प्राइस है 28,000। तो मेरे हिसाब से आपको 8GB वेरिएंट ही बाय करना चाहिए। 12/256GB लेना वर्थ इट नहीं है, बिकॉज इतना एक्स्ट्रा मनी स्पेंड करने के बावजूद भी आपको 256GB स्टोरेज ही मिल रहा है, 512GB स्टोरेज नहीं मिलेगा। और अब दो बातें OnePlus Nord CE 4 के लिए भी सुन लो, जो आपके डिसीजन लेने में थोड़ी हेल्प करेगी। Nord CE 4 एक ओवरऑल बेस्ट स्मार्टफोन है,
उसका कैमरा क्वालिटी भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है प्राइस के हिसाब से। लेकिन कंपनी ने अभी तक ऑफिशियली रिवील नहीं किया है कि उसके अंदर कितनी पीक ब्राइटनेस है और कितनी रियल HBM ब्राइटनेस है। और मैंने यूट्यूब पे बहुत से रिव्यूज भी देखे हैं, लेकिन कोई भी ब्राइटनेस की बात नहीं कर रहा। तो मेरे हिसाब से उसमें भी डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम ही होगी, जैसा कि नथिंग फोन 2a में है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि OnePlus Nord CE 4 में 3 से 4 ब्लोटवेयर मिल रहे हैं, तो उसमें क्लीन UI वाला भी एक्सपीरियंस नहीं है। और मेरे हिसाब से नथिंग OS ज्यादा बेहतर है ऑक्सीजन OS के कंपैरिजन में। तो मेरे हिसाब से अगर 25,000 में कैमरा ज्यादा प्रायोरिटी पे है और परफॉर्मेंस भी, तो आप OnePlus Nord CE 4 की तरफ जा सकते हो।